1943 में मित्र देशों के विमान ने नाजी जर्मनी के ऊपर उड़ते हुए लोगों पर हजारों पर्चे बरसाए। अनजान जर्मन्स द्वारा लिखे इन पर्चों में पढ़ने वालों से हिटलर को छोड़ने, भविष्य के लिए जी जान से लड़ने और कभी उम्मीद ना छोड़ने के लिए कहा गया। उनकी आवाज घरों और व्यवसायों में फैल गई और उनका संदेश कंसंट्रेशन कैंप्स और जेलों में भी पहुंच गया। युद्ध खत्म होने के बाद ही लेखकों की पहचान, कहानियां और उनका दुखद अंत सामने आएगा। 10 साल पहले जब हिटलर ने सत्ता पर कब्जा किया, तब हांस और सोफी शॉल फॉक्टेनबर्ग शहर में युवा उम्र के थे। उस समय डर और निगरानी की वजह से शॉल परिवार और लाखों दूसरे जर्मन्स की जिंदगी के हर हिस्से पर नाजियों का नियंत्रण था। सरकार की खास नजर युवाओं पर थी। उनके व्यवहार और उनके विचारों पर निगरानी रखने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। युवा उम्र में हांस हिटलर यूथ नाम की संस्था का सदस्य था और सोफी द लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में शामिल हो गई। संस्था में ऊंचे पद प्राप्त करते हुए हांस ने दूसरे युवाओं के प्रशिक्षण और उनके विचारों को बदलने में हिस्सा लिया। 1936 में उन्हें नाजी पार्टी रैली में झंडा ले जाने के लिए चुना गया, लेकिन नाजी बयानबाजी के जोश को देखकर उन्होंने पहली बार सवाल उठाए। इसी बीच सोफी को जो जानकारी मिल रही थी उसे भी उस पर शक होने लगा था। उनकी माँ मैग्डलेना और पिता रॉबर्ट को डर था कि वे अपने बच्चों को नाजी विचारधारा में खो देंगे। उन्होंने बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। रॉबर्ट और मैग्डलेना विदेशी रेडियो स्टेशनों को सुना करते थे, जिन्हें सरकार ने पहले हतोत्साहित किया और बाद में बैन कर दिया। दूसरी तरफ सरकार ने नाजी अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रीय प्रसारणों को शुरू किया। शॉल के सामने कई चौंकाने वाले सच आए, लेकिन अभी भी वे हिटलर के जर्मनी में लागू कानून से बंधे थे। युद्ध शुरू होने के बाद सोफी ने बिना इच्छा के देश के लिए काम किया और हांस को म्यूनिख के मेडिकल स्कूल में पढ़ते हुए आर्मी में काम करना पड़ा। वहीं पर हांस की मुलाकात क्रिस्टोफ प्रोप्स्ट, विली ग्राफ और अलेक्जेंडर श्मोरेल से हुई। दिन ब दिन ये लोग नाजी विचारधारा से ज्यादा तंग आने लगे। वे अपने विचार साझा करना चाहते थे, लेकिन वे उसे कैसे फैला सकते थे, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए दोस्तों ने गुमनाम रहकर विद्रोह करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पैसों से प्रिंटिंग मटेरियल खरीदा। एक परिचित ने उन्हें अपने स्टूडियो के नीचे तहखाना इस्तेमाल करने दिया। उन्होंने गुप्त रहकर अपने संदेश को तैयार करना शुरू किया। जून 1942 में पूरे म्यूनिख में रहस्यमयी नाजी विरोधी पर्चे दिखाई देने लगे। उन पर व्हाइट रोज नाम के हस्ताक्षर थे। पहले पर्चे में हिटलर की निंदा की गई और जर्मन से युद्ध को असफल बनाने की अपील की गई। खामोशी से विरोध करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस बिना मतलब की युद्ध मशीन के कामकाज को रोकें, इससे पहले कि आखिरी शहर मलबे का ढेर बने, इससे पहले कि हमारे देश के आखिरी युवा की मौत हो। ये मत भूलो कि हर आदमी को वही सरकार मिलती है जिसका वो हकदार होता है। वो ऐसा समय था जब कोई तंज भी देशद्रोह के मुकदमे की वजह बन सकता था। ये लफ्ज हौसला दिखाते थे। इसे ज्यादातर हांस शॉल ने लिखा था। अपने भाई की हरकतों से बेखबर सोफी 1942 में म्यूनिख आ गई। उसने जल्द ही स्कूल में पर्चे देख लिए, लेकिन जब तक उसने हांस के कमरे में सबूत नहीं देखे, वो नहीं जानती थी कि उन्हें किसने लिखा है। उसे एहसास नहीं हुआ कि उन्हें किसने लिखा है। उसने सदमे में जल्द ही फैसला कर लिया कि वो ग्रुप में शामिल होना चाहती है। दोनों भाई बहनों के लिए ये सालों से पल रहे गुस्से को निकालने का वक्त था। जून 1942 से फरवरी 1943 तक ग्रुप ने जी तोड़ काम किया। गेस्टापो सुराग की तलाश में था और व्हाइट रोज पूरी तरह से सावधान थे। युद्ध खिंचता गया। कानून सख्त हो गए। म्यूनिख पर हवाई हमले हुए, लेकिन व्हाइट रोज ने और भी गहरी साजिश रची। उन्होंने इमारतों पर तंज लिखे और गेस्टापो के साथ ट्रेन में बेहिचक सफर किया। 1942 की सर्दियों में हांस ने नाजियों के विद्रोहियों से मिलने के लिए चेकोस्लोवाकिया की सरहद तक एक मुश्किल सफर किया। 18 फरवरी 1943 को सोफी और हांस अपनी यूनिवर्सिटी में पर्चों से भरा एक सूटकेस लाए। एक निगरान आदमी को जब उनकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उनकी खबर गेस्टापो को दी। वे किसी भी साजिश में शामिल होने से तब तक इनकार करते रहे जब तक पुलिस ने सभी पर्चे इकट्ठा करके वापस उन्हीं सूटकेस में नहीं रखे, जहां पर्चे पूरी तरह फिट बैठे। जब हांस और सोफी ने अपना जुर्म कबूल किया तो उन्हें तुरंत अदालत में ले जाया गया और गिलेटिन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भयानक पूछताछ के बावजूद दोनों ने अपने सहयोगियों के नाम नहीं बताए। फांसी से पहले सोफी ने अपने देश के हालात पर अपनी निराशा जाहिर की, लेकिन उसने आने वाले बेहतर भविष्य के बारे में भी बात की। हम सच के मजबूत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब शायद ही कोई इंसान सच के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। इतने अच्छे और शानदार दिन में मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मौत के मायने तभी होंगे अगर मेरे जरिए हजारों लोग जाग जाएं और कार्रवाई के लिए आतुर हो जाएं।
अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम जूलियस सीज़र की साजिश से लेकर केलों के काले इतिहास तक के विषयों पर एनिमेशंस बनाते हैं।